नमस्कार दोस्तों, वापस आते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसी जोश और उसी उमंग के साथ। तो फिलहाल के लिए आज हम कुछ और नए टॉपिक्स में, जिसमें हम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया या दिल्ली दरबार हो गया इत्यादि सारे टॉपिक्स से कुछ कुछ पीवाईक्यूज लेकर आए हैं, जो आपके यूपी स्पेशल के लिए, यूपी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सब इसका लाभ उठा सकें। पहला प्रश्न आज का क्या कहता है इस वीडियो में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो यहाँ पर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, एसी मजूमदार ने। तो यहाँ पर एसी मजूमदार ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1913, 1914, 1915, 1916। तो 1916 फिलहाल तो इस प्रश्न का उत्तर है। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। ठीक है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? एनी बेसेंट, ए जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ पर एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो आप देखेंगे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और दो दृष्टियों से ये याद था कि पहला ये कि उग्रवादियों, जिन्होंने 9 वर्ष पहले कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ 1907 में। और द्वितीय क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यानी अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते में के मुख्य शिल्पी थे। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? आदिवासी वाला ऑप्शन ए, अतिवादियों और उदारवादियों का ऑप्शन ए यहाँ पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1906 और 1900। यहाँ पर आपका बेसिकली होने वाला है 1907, 1906 और यहाँ पर 1911 और 1969 तो नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर होगा मे बी। तो 1900 एक्चुअली क्या है यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए इसको फिलहाल भूल जाइए यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर भूल जाइए, इसको देख लेते हैं एक बार। माफ़ी चाहती हूँ, मैं प्रश्न भी गलत पढ़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका, ये सही ऑप्शन दिए गए आपके। ऑप्शन ए 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। अब दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत की फूट 1907 में हुई। इससे प्रश्न का उत्तर तो पता चल गया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में डिवाइड हो गए थे। और सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, कहीं कहीं मैंने सूरज बोल दिया तो माफ़ी चाहती हूँ। सूरत की बात कर रहे हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, गांधी जी ने। तो ये तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर इनका मुख्य कारण था कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रासबिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आइए इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार। रासबिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था,
1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए और अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई, सूरत, इलाहाबाद और लाहौर में। तो ये सूरत में हुआ था। और 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंत में रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा जो है हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो कहाँ विभाजित हुई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में, हमने ऊपर भी पढ़ाया है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.बी. घोष। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आर.बी. घोष है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने, उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में संकल्पों में नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल नहीं है, बाकी के शामिल हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो किसके उपयुक्त सभी यानी कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो सभी करेक्ट है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक 200 वर्ष तो नहीं होगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये टाइपिंग की एरर्स थोड़े ज़्यादा इस बार में मुझे दिख रहे हैं। इस पर काम किया जाएगा क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे प्रश्नों के टाइप करने की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जरा देखते हैं इस प्रश्न का सही क्या है। 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय का, महादेव गोविंद रानडे का और गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, ऑप्शन सी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की 1902, 1905, 1906, 1909। तो ऑप्शन बी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा। ठीक है, तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो किसने की थी यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, और लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वे समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत कम लाभ हुआ है और वह इस यानी कि एसोसिएशन से के सदा बने रहने से में अभिरुचि रखते थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन पर चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये दिया नहीं गया है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेना है आपको। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले सर्वप्रथम रहा था बी.जी. तिलक ने, सी.आर. दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 में पहली बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इस कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसका प्रयोग किया था, व्याख्या की थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, JS नेहरू ने। तो किसने कराया था? यहाँ पर देखिए 1916 में यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका कराया था बीजी तिलक ने कराया था, ऑप्शन ए। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया इसके अंतर्गत। और इसमें 1916 ये जो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए कहा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से ये कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय को वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया, और लखनऊ समझौते ने आने वाली राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था, कौन सा वर्ष था? 1916 था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1916 से 1922। क्यों? ये काल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही, और 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे। लेकिन असहयोग आंदोलन के साथ ही ये समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कौन सा? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो ये असत्य, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, बाकी करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, और अध्यक्ष जो है अंबिका मजूमदार चरण ने कहा 10 वर्षों के बाद दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह से विवादों से में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों उदारवादी उग्रवादियों ने यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय और एकता उनकी जीत है, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक ने। तो ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने शुरू किया था। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले 1916 में तिलक ने की थी। इसके बाद 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किए गए थे, ठीक है। इसके बाद एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो एनी बेसेंट गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवील में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा है, यानी कि गृह शासन आंदोलन यानी कि स्वशासन होम रूल आंदोलन की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। लोगों के साथ शेयर करें, सभी लोग इसको देखें। जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक मेरे चैनल पर पढ़े हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस हों, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी की हो, या शॉर्ट्स हो, या कोई रिवीजन हो, आई दृष्टि करंट अफेयर्स की क्लासेस हो, पॉलिटी का कोई रिवीजन हो, इत्यादि जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं वो टोटली फ्री हैं। इसीलिए हमारे साथ निरंतर बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।